अ, एक क्वेश्चन पूछ अ, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि इफ द स्लोप ऑफ कर्व इज इक्विवेलेंट टू द रेशियो ऑफ ऑर्डिनेट टू एब्सिसा। अब जिसको ऑर्डिनेट एब्सिसा का मतलब ही नहीं पता वो भी गया बेचारा, है ना, पेपर में, है ना। तो बहुत सारे तरीके हैं याद करने के, कभी याद ना है तो ऐसे याद कर लिया करो। वो क्या होता था पैराबोला में, क्या होता था ये, हाँ जी, डबल ऑर्डिनेट, याद है ना, डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट क्यों बोलते थे इसको, इसका क्या रीजन होता था, क्योंकि वाई डबल हो जाता है ना, ऑर्डिनेट, तो ऑर्डिनेट वाई होता है, एब्सिसा एक्स होता है ना, कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मिस्टेक नहीं करनी है। तो स्लोप ऑफ कर्व क्या होता है, स्लोप क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स होता है ना। तो वर्ड प्रॉब्लम में इसकी जगह इक्वल साइन लगाते हैं। तो ये जो पहली लाइन लिखी हुई है ना पूरी, वो कह रहे हैं कि स्लोप इज इक्वल टू रेशियो ऑफ ऑर्डिनेट टू एब्सिसा। तो स्लोप इसके बराबर है रेशियो के, इक्विवेलेंट मतलब रेशियो ऑफ वाई एंड एक्स, है ना। तो स्लोप होता है मेरा डी वाई बाई डी एक्स, और ये किसके बराबर दिया हुआ है, वाई बाई एक्स। तो मतलब ये पूरी पहली लाइन का मतलब ये है। आगे चलते हैं, कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, इसे सॉल्व करना है और आपको कर्व की इक्वेशन बतानी है। क्या इसमें वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं हम, वेरिएबल सेपरेट मतलब कि वाई को अलग और एक्स को अलग कर सकते हैं क्या, एक को लेफ्ट हैंड साइड एक को राइट हैंड साइड। देखो जाए तो बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। मैं इसे ऐसे लिखूं, डी वाई बाई वाई, डी वाई बाई वाई, डी वाई के नीचे वाई ले जाऊं और डी एक्स के नीचे एक्स। कोई दिक्कत हो तो बताइए। हाँ जी तिलक परमार, इसमें कोई दिक्कत है आपको, कोई क्लियर है, क्लियर है तो यस लिख दो, है ना, थोड़ा मजा आता है क्लास में, पार्टिसिपेशन अच्छा रहता है ना। यस थैंक यू परमार, थैंक यू तिलक, है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। अब इंटीग्रेशन का ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए, 1 बाय x का इंटीग्रेशन ln x, तो 1 बाय y का ln y, ये हो गया ln y, ये हो गया ln x। और हमें नहीं भूलना है एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जब ये सॉल्यूशन, ये वाली इक्वेशन आती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। अब कई बार क्वेश्चन में जनरल सॉल्यूशन पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन में पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा जाता है। तो यहाँ पर उन्होंने आपसे पूछा है कि फाइंड द इक्वेशन पासिंग थ्रू 4,3, मतलब वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछ रहे हैं आपसे। क्वेश्चन में आपको अगर एक पॉइंट दे दिया तो समझ लो पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछ रहे हैं। पर्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब कहां पर, कब, कहां से पास हो रही है, 4,3, मतलब जब x 4 है तो y कितना है, when x is 4 y is 3, ठीक है। तो बस इसी इक्वेशन में जो हमारा जनरल सॉल्यूशन आया है, इसमें x को 4 y को 3 पुट कर दो। अच्छा एक और चीज, एक और इंपॉर्टेंट बात मैं भी बात कर रहा हूं, वैसे ही सॉल्यूशन गलत नहीं है हमारा जनरल सॉल्यूशन, बट एक और बात मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, इसको, इसी को c की जगह अगर मैं, मतलब मैं c की जगह k लिख रहा हूँ और मैंने अगली लाइन में ऐसे लिख दिया ln y इक्वल टू ln x प्लस ln c, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो ln c भी हो सकता है। इसका एक रीजन है मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो इक्वेशन है ना y और x में चाहिए, y और x में बदलने के लिए मैं इसको ln c लिख रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। इससे क्या होगा, देखो एक फायदा होगा, मैं लिख सकता हूँ y इक्वल टू ln xc, है ना, ln y इक्वल टू ln xc, ln a प्लस ln b ln a भी होता है। अब ln हटा दो तो y इक्वल टू xc, मैं बोलूंगा ये भी मेरा एक जनरल सॉल्यूशन है ना। वो भी गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है, ये तो ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, बट ये ज्यादा बेहतर लग रहा है हमें, है ना, क्योंकि y और x इसमें ln का चक्कर ही नहीं है। अब क्या करेंगे, c की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से मतलब जब x 4 है y 3 है ना, ये पॉइंट हमें गिवन है। इसका मतलब इसको अगर हम पुट करते हैं इसी इक्वेशन में तो मुझे क्या मिलेगा, 3 इक्वल टू 4c, और इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ c इक्वल टू 3/4। जैसे c की वैल्यू आ जाती है वापस जनरल इक्वेशन में डालेंगे और मेरा आंसर आ जाएगा 3/4x, और ये जो मेरी सॉल्यूशन आया ना, इसे हम बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और यही मेरा आंसर भी है। वो कह रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू 4,3, कौन सी कर्व है जो 4,3 से पास कर रही है, ये वाली कर्व है, ये एक लाइन है जिसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये थी। अगर आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx, तो आप ये वाली इक्वेशन आपको वापस से मिल जाएगी, ठीक है। चलिए आगे चलें, कोई डाउट है तो बताइए, कोई डाउट है कहीं पे तो बताइए, नहीं तो हम आगे चल रहे हैं, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो कहीं पे भी तो बता दीजिए, नहीं तो मैं आगे चल रहा हूँ, 10 सेकंड्स वेट करूंगा। अगर 10 सेकंड्स में कोई कुछ नहीं लिखता है तो मैं अज्यूम करूंगा कि सबको क्लियर हो गई ये बात। चलिए बहुत अच्छे, तिलक एंड परमार, आगे चलते हैं फिर, और बहुत आसान एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर जीबी सर आ ही रहे हैं, जीबी सर रास्ते में ही हैं, आते ही होंगे, डोंट वरी। तो हमारे पास एक और क्वेश्चन आ गया, देखो अरे यार ये तो क्वेश्चन में कौन सी फॉर्म लग रही है, क्या इसमें x और y को अलग अलग कर सकते हैं क्या। देखो नहीं, पहले पहली कोशिश हमारी ये होगी कि क्या हम अलग अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो हमारे पास और मेथड है जो हम आगे सीखेंगे। अब क्योंकि अगर मैंने नहीं सिखाया और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो इसका मतलब तो कर सकते हैं, है ना। तो एक आपके पास एक एडवांटेज है कि आप इसे कोशिश करो, x और y अलग अलग हो जाएंगे। देखो मैं इसे क्या लिख रहा हूँ, मैं इसे लिख रहा हूँ dy/dx इक्वल टू e की पावर x इंटू e की पावर माइनस वाई, और इसको लिख रहा हूँ x स्क्वायर इंटू e की पावर माइनस वाई, है ना। ऐसे तो लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है मेरे ख्याल से इस बात में किसी को। तो फिर से मैं लिख रहा हूँ dy/dx, इसमें कॉमन ले लेता हूँ, e की पावर माइनस वाई को ले लिया मैंने कॉमन, तो e की पावर x, अच्छा यहाँ पे गड़बड़ कर दी मैंने, इक्वल टू लगा दिया, ये तो प्लस का साइन होना चाहिए ना, तो प्लस x स्क्वायर। अभी किसी को डाउट है, अभी किसी को डाउट है तो बताओ। अब तो अलग करने में कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग कर लें, dy के नीचे y ले लें और dx के नीचे x, हाँ बिल्कुल। तो dy के नीचे अगर मैंने y लिया तो e की पावर माइनस y आया, और उधर क्या आया, dx, dx के मल्टीप्लाई में आ गया ये सब, e की पावर x इंटू प्लस x स्क्वायर इंटू dx, और इसको लिख सकते हैं e की पावर y dy इक्वल टू e की पावर x प्लस x स्क्वायर dx, है ना। अब क्या काम करना है हमें, जैसे ही x और y को अलग अलग किया, अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं ना वेरिएबल सेपरेबल, अपने आप x और y वाली टर्म्स अलग हो जा रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो अगर हो जा रही है तो बस क्वेश्चन कर दो, और ऐसा नहीं है इस वाली फॉर्म पे क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसमें आते हैं, खूब क्वेश्चन आते हैं, है ना। ऑब्वियसली ये तो सही बात है कि चैप्टर के एंड वाले पार्ट से ज्यादा आते हैं हर बार, पर ऐसा नहीं है कि इससे बिल्कुल नहीं आते, इससे भी क्वेश्चन आए हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले सालों में। अब क्या करें, इंटीग्रेट कर दो, e की पावर y का इंटीग्रल e की पावर y, e की पावर x का e की पावर x, और x का x क्यूब बाई 3, x स्क्वायर का x क्यूब बाई 3, और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मत भूलना। अब ये जो वैल्यू आई ये मेरा क्या है, जनरल सॉल्यूशन, उन्होंने पर्टिकुलर सॉल्यूशन मांगा ही नहीं है, तो हम बोलेंगे यही मेरा आंसर है। कोई डाउट है तो बताओ, दोबारा बताऊं, किसी को कोई डाउट आया हो दोबारा बताना तो जल्दी से लिख दो, सब प्लीज एक्सप्लेन अगेन, अगेन लिख दो, बस इतना छोटी सी बात, अगर क्लियर नहीं है, और अगर क्लियर है तो जल्दी से जल्दी यस लिखो और हम आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ जी, तिलक परमार, कुमाना, गौतम, देवजीत, प्रोनया, प्रभात, माधव, अगर क्लियर है तो एक फटाफट से यस लिखो ताकि हम आगे चले। जीबी सर मेरे साथ ही बैठे हैं, वेट कर रहे हैं, हाँ चलिए। हाँ तिलक को ने कंफर्म कर दिया है, क्लियर है। तो जीबी सर अब आपकी टर्न है, मैंने तो अपना काम अभी कर दिया है, अब आपकी टर्न है, और एक नया कंसेप्ट कराइए प्लीज। जीबी सर कह रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल, आगे चलने से पहले मैं भी तो एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, सर आपने दो कह रहे हैं, जीबी सर कह रहे हैं कि मैं भी एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा पहले, ठीक है जीबी सर। तो जीबी सर एक अगला क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी वर्ड प्रॉब्लम है, ध्यान से सुनना, कोई डाउट तो मैं क्लियर कर दूंगा। इक्वेशन sin x dy is equal to y ln y dx। क्या करें, y वाली सारी टर्म एक साथ, x वाली सारी टर्म एक साथ, ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं dy अपॉन y ln y is equal to में dx अपॉन sin x, और जैसे ऐसा करेंगे इंटीग्रेशन लगा देते हैं। अच्छा आप चाहो तो इसको ऐसा लिख दो कि इट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos x डॉट dx, सही है। अच्छा तब तक इसे एक बार बस सिर्फ कॉपी कर रहा हूं, और मैं आपसे जरूर पूछूंगा कि क्या आपको लगता है जो एलएचएस में है उसमें किसी को टी माना जा सकता है, सोचो क्या किसी को टी मानूं, जल्दी जल्दी सोच के जवाब दो कि मान लो इसको ln y को,
अगर मैंने ln y को t माना तो ln y का 1/y डॉट dy इज इक्वल टू dt हो जाएगा। इसका मतलब ये dy और ये वाला y हटेगा, इसकी जगह dt लगेगा। क्या कहते हो आप, है ना भाई? और ये हो जाएगा dt by t इज इक्वल टू में cosec t का इंटीग्रेशन, cosec t का इंटीग्रेशन याद है किसी को? ln, हाँ क्या था भाई, ln tan x/2, या फिर अपन ले सकते थे या तो आपको cosec x माइनस cot x, ऐसा भी तो लिखते हैं, एक ही बात है दोनों, ठीक है। अच्छा मैं c को होल्ड पे रखी हूं क्यों, क्योंकि ये भी अपना आंसर देते फाइनली अपने पास याद है, तो ये हो जाएगा ln t और t की जगह लिख देता हूं ln y इज इक्वल टू ln cosec x माइनस cot x, और क्योंकि सबका ln है तो ln c भी बोल लेते हैं। अब क्या करेंगे सर? अब एक ही काम बचता है मेरे पास में, क्या कि मैं इस पूरे कर्व को पाई बाय 2 ई से पास आउट होता देख रहा हूं, ये कर्व आ चुका है। अगर ये पाई बाय 2 ई से गुजर रहा है तो मैं x की जगह पाई बाय 2 रखूं और y की जगह e रख सकता हूं, क्योंकि ऐसा ये से गुजरा तो सेटिस्फाई करेगा। तो अगर मैंने ऐसा करा तो ये हो जाएगा ln e इज इक्वल टू ln cosec कितना पाई बाय 2 माइनस cot पाई बाय 2 प्लस में ln c, है ना। अच्छा और ln e माने 1 और log 1 माने 0, cosec पाई बाय 2 माने 1 और cot पाई बाय 2 माने 0, प्लस में कितना ln c और ln 1 माने 0, तो फाइनली हमारे पास आ गया ln c इज इक्वल टू 0। इसका मतलब c इज इक्वल टू e टू द पावर 0 माने 1 और c की वैल्यू 1 आ गई। हां अब c की वैल्यू तो आ गई 7, सही है। अब मेरे को क्या करना है, c की जगह अगर मैंने वापस 1 रखा, यही समझिए मैंने ln c की जगह 0 रखा, एक ही बात है ना। तो अगर मैंने ln c की जगह 0 रखा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा ln y इज इक्वल टू में कितना, देखो मैंने दोनों साइड का लॉग हटा लिया है, ln y इज इक्वल टू में cosec x माइनस cot x, और आपको पता है वैसे आप चाहो तो tan x/2 भी लिख सकते हो, हां एक ही बात है भाई ये, ठीक है। अब आपने अगर ln को भी हटाया तो ये हो जाएगा e की पावर tan x/2 इज योर फाइनल आंसर। मैंने अगर किसी ने पूछा कि कौन सा ऐसा कर्व है, तो हमारा आंसर होगा y इज इक्वल टू e टू द पावर tan x/2, या एक चीज लास्ट में जाकर कहीं और अटक सकती है, सर cosec x माइनस cot x माने सचमुच में tan x/2 होता है, आप ट्राई करके देख लो। सर कैसे ट्राई करें, अरे cosec x है ना, उसका मतलब 1 upon sin x और cot x का मतलब cos x upon sin x, एलसीएम लेना, नीचे sin x आएगा ऊपर 1 minus cos x आएगा, 1 minus cos x माने 2 sin x x/2, नीचे 2 sin x/2 tan cos x/2 2 कट जाएगा, sin कट जाएगा, फाइनली tan x/2 है क्या, देखो सोचो दिख रहा है, मन की आंखों से देखो दिखेगा, ठीक है। तो फिलहाल अगर मैं इसको बुकिश फॉर्म में बोलता तो सिर्फ इतना सा बोलता कि मेरी तरफ से सिर्फ क्या करना, y को अलग करना है, sin वाली साइड को dx के साथ भेजना है और इंटीग्रेट करके इसको इससे गुजारना है और फाइनली आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कोई डाउट किसी को तो बताओ, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूं, कोई पार्ट इसका एक्सप्लेन करना है तो बताओ। क्लियर है तो एक यस बड़ा हेल्पफुल होगा ताकि हम आगे चलें, है ना। क्वेश्चन देखो बड़े आसान है, हर एक में बस एक लेफ्ट हैंड साइड पे इंटीग्रेशन करना और एक राइट हैंड साइड पे, और आप देखो खुद देखो इंटीग्रेशन जो है ना, जो आप इंडेफिनिट में करते थे वो बड़े डिफिकल्ट होते थे। बिल्कुल तिलक, मैं बताता हूँ, देखो तिलक एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, है ना। वैसे तो सब लिखा भी हुआ है यहाँ पर, मैं फिर से बता देता हूँ। वो क्या कह रहे हैं तिलक, वो कह रहे हैं कि फैमिली ऑफ कर्व, फैमिली ऑफ कर्व का मतलब इक्वेशन, फैमिली ऑफ कर्व मतलब कि आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन जहां भी ऐसे पूछ लेना डिफरेंशियल इक्वेशन में कि फैमिली ऑफ कर्व बता दो, तो आपको क्या निकालना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, पहले जनरल सॉल्यूशन निकालोगे, मतलब एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी पक्का, और उसमें एक जनरल सॉल्यूशन निकालोगे, एक पर्टिकुलर। इस क्वेश्चन में कहीं जनरल सॉल्यूशन दिया गया, वो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया, हाँ देखो ये दिया ना, ये दिया क्वेश्चन में डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या दिया डिफरेंशियल इक्वेशन में, दोबारा लिख देता हूँ, sin x dy इक्वल टू y ln y dx। अच्छा अब इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, जो ये y dy है इसको तो इस तरफ भेज रहा हूँ और sin x को इस तरफ भेज रहा हूँ, तो भेज देते हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, y अपॉन dy अपॉन y ln y इक्वल टू dx अपॉन sin x। बात क्लियर है, यस तिलक बात क्लियर है, अभी तक कोई डाउट है तो बताओ, है ना, अभी तक तो कोई डाउट नहीं, है ना, क्लियर है। बस अब इंटीग्रेशन करना है, आंसर आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन करने के लिए दो तीन बातें हैं, एक तो dy upon y ln y लेफ्ट हैंड साइड में कैसे करें, देखो यहाँ पर एक तरीका ये है कि जो ln y लिखा हुआ है इसको t, ये लेफ्ट हैंड साइड वाले का इंटीग्रेशन कर रहा हूँ मैं। अगर मैंने ln y को t लूंगा तो 1 by y dy कितना आ जाएगा, dt आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में मतलब 1 by y dy इक्वल टू dt, ये देखो ये वाली चीज क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी dt, और ये वाली चीज क्या बन जाएगी t, तो ये क्या बनेगा, इंटीग्रल dt by t, ठीक है। कोई डाउट अभी तक तो बताओ। और राइट हैंड साइड में क्या लिखा है, sin x, है ना, sin x को ऊपर भेज दें तो क्या हो जाएगा, cosecant x dx। अभी तक कोई डाउट है तो बताओ, अभी तक कोई डाउट है तो बताओ, नो डाउट, है ना। अब क्या कर रहे हैं, अब इंटीग्रेट कर रहे हैं। अच्छा dt by t को मैं का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln t, ठीक है, ln t। और cosecant x का इंटीग्रेशन देखो, cosecant x के तीन फॉर्मूला होते हैं, है ना, आप कोई भी लगा सकते हो, जरूरी नहीं है ये लगाओ, मैं आपको फिर कह रहा हूँ जरूरी नहीं है ये लगाओ, और फॉर्मूला भी मैं याद करा देता हूँ साथ साथ, ln cosecant x, सॉरी किसके, cosecant x dx के। cosecant x dx का एक फॉर्मूला तो होता है ln cosecant x माइनस cot x, ठीक है ना, मेरे ख्याल से उन्होंने यही यूज किया था, है ना। एक और फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ ln cosecant x प्लस cot x, और मैं जो कहता हूँ, मैं तो कहता हूँ ये वाला याद रखा करो, ln tan x/2, ये और भी आसान है, ठीक है। तो मैं तो तीसरे वाला यूज करूंगा क्योंकि ज्यादा छोटा है, क्यों इतने बड़े बड़े फॉर्मूला यूज करूं, ठीक है ना। तो आप कोई भी कर सकते हो, क्वेश्चन में ये वाला किया था, मैं ये वाला कर रहा हूं अभी के लिए, ठीक है, ln tan x/2, तो मैं इसे क्या लिख रहा हूं, ln tan x/2। अच्छा एक और चीज, t तो आपने, हमें तो इक्वेशन x और y में चाहिए, यहाँ तो t आ गया, t को y में कैसे, x या y में कैसे कन्वर्ट करें, देखो हमें ये माना था ना, तो यहाँ से हम बोलेंगे ये क्या है, ln ऑफ ln y इक्वल टू ln tan x/2, और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं भूलना है। अच्छा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी मैं लॉग में ले रहा हूँ, ln c ले रहा हूँ, जैसे पिछली बार लिया था, जैसे पिछली बार लिया था ln c। अच्छा अब क्या कर रहा हूँ, अगले पेज पे जा रहा हूँ, मैं फिर से यही चीज लिख रहा हूँ, मैं ये फॉर्मूला डिलीट कर रहा हूँ, मेरे पास क्या आया, ध्यान दो, ln ऑफ ln y, है ना, ln ऑफ ln y इक्वल टू ln tan x/2, ln सॉरी ये tn बन गया ln की जगह, ln tan x/2 और प्लस में ln c, है ना। अभी तक तो कोई डाउट नहीं, इन दोनों को जोड़ दें वापस से, क्या बोलते हैं इसको, ln ऑफ ln y इक्वल टू ln c into tan x/2 कर दूं, ln a प्लस ln b होता है ln ab। अब ये वाला ln बाहर वाला जो ln है इसको गायब कर दूं, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, क्या कैसे लिख सकते हैं, ln y इक्वल टू c, ये tan x/2 है, tan x/2 ऐसे लिख दूं, ठीक है ना, मतलब सिंपलीफाई कर रहा हूं मैं, है ना। अब लॉग हटाने का क्या तरीका है, एक तरफ से लॉग हटाने का तरीका होता है दोनों तरफ e की पावर कर दो, दोनों तरफ क्या करेंगे, e की पावर, मतलब मैं लिखूंगा e की पावर ln y इक्वल टू e की पावर c tan x/2, और जब भी e और की पावर में ln हो तो ये क्या होते हैं, आपस में कट जाते हैं, e की पावर ln हमेशा कट जाता है, इधर कुछ नहीं कटेगा, इधर कट जाएगा, तो मेरे पास आएगा y इक्वल टू e की पावर c tan x/2। ये जो आंसर आया इसे मैं बोलूंगा जनरल सॉल्यूशन। वैसे तो
इससे ऊपर वाली लाइन भी जनरल सॉल्यूशन थी, मेरे ये सारे जनरल सॉल्यूशन है इस लाइन के बाद, इस पेज पे जो भी लाइन लिखी है वो सारे जनरल सॉल्यूशन है, बट ये ज्यादा सिंप्लीफाइड है। अब पर मुझे क्या चाहिए, मुझे एक पॉइंट दिया था क्वेश्चन में, क्या पॉइंट दिया था, पाई बाय 2 और ई, है ना, तो क्या पॉइंट दिया, पाई बाय 2 और ई, मतलब कि जब x पाई बाय 2 है y e है, पाई बाय 2 ई का मतलब है जब x पाई बाय 2 होगा y की वैल्यू e होगी, ये वाला पॉइंट इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इससे मेरे पास c की वैल्यू आ जाएगी, तो पुट कर देते हैं, तो मेरे पास क्या आएगा, e इक्वल टू e रेज़ टू पावर c tan x बाय 2, मतलब tan पाई बाय 4 हो जाएगा, और पाई बाय tan पाई बाय 4 होता है 1, है ना, तो e इक्वल टू e की पावर c, अगर e की पावर c के बराबर है तो ये तो e की पावर 1 ही होगा, मतलब c मेरा 1 होना चाहिए, है ना, तो जैसे ही c बनाया तो मेरा आंसर क्या हो गया, y इक्वल टू e की पावर tan x बाय 2, तो ये मेरा आंसर हो गया। आपकी मर्जी है, आप इंटीग्रेशन में वो वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे, आंसर सेम आया हमारा, है ना, cos x माइनस cot x भी कर सकते थे, मैंने tan x बाय 2 वाला फॉर्मूला यूज कर लिया, आंसर वही आया, ले देखिए, बात क्लियर है तिलक, आगे चले, हाँ जी, एक यस लिख दो, क्लियर है तो, नहीं क्लियर नहीं है तो नो लिख दो यार ऐसा क्या, हाँ परमार ने यस कर दिया, माधव ने, साधु चरण ने, वंडरफुल, चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट, वो कह रहे हैं कि अच्छा ये तो हो, एक और क्वेश्चन आ गया देखो, फैमिली ऑफ कर्व पे, फिर से फैमिली ऑफ कर्व आ गया, हमने अभी डिस्कस कर रहे थे और फिर से फैमिली ऑफ कर्व आ गया, तो फिर से फैमिली ऑफ कर्व आया है, तो पॉइंट दिया हुआ है हमें 10 सेटिस्फाइंग, तो इसमें मतलब कि मुझे इक्वेशन निकालनी है, फैमिली ऑफ कर्व मतलब मुझे इक्वेशन निकालनी है ना, फाइंड द इक्वेशन, और मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी तभी इक्वेशन निकलेगी मेरे से, है ना, तो डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी दी हुई है, 1 प्लस वाई स्क्वायर, मुझे दिया है 1 प्लस वाई स्क्वायर dx इक्वल टू एक्स वाई डी वाई, अच्छा क्या इसे अलग अलग कर सकते हैं, है ना, हमेशा ये काम करेंगे, जो डी वाई जहां पर लिखा हुआ है उधर y वाली चीजें भेजेंगे, जहां पर dx लिखा है वहां x वाली चीजें भेजेंगे, तो मैंने क्या किया, x को तो इधर भेज दिया और ये वाला टर्म इधर भेज दी, तो मेरे पास क्या आया, dx अपॉन x और y dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, कोई डाउट है तो बताओ, कोई डाउट है तो बताओ, अभी तक कोई डाउट है तो बताओ, आगे चले, है ना, हाँ, तो अब क्या करें, नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, इंटीग्रेशन, देखो बहुत आसान चैप्टर है, मतलब इसमें ना बाकी क्वेश्चंस में गलतियां होती हैं, आंसर गलत आते हैं, इसमें ना गलत आंसर नहीं आता, बड़ा अच्छी बात है, आप सॉल्व करते हो और आपके आंसर मैच होते हैं, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना आपके आंसर मैच होते रहेंगे, मजा आएगा आपको, यार ये तो मेरे बिल्कुल आ गया, ये फिर आ गया, फिर आ गया, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और इस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन भी आते हैं, इंटीग्रेशन भी बड़ा हाई लेवल का नहीं पूछा जाता है, इसमें एक बेसिक लेवल का पूछा जाता है, तो ये चैप्टर तो बड़े काम का है, और लास्ट चैप्टर है कैलकुलस के बाद, अच्छा जिसको कैलकुलस से डर लगा है ना, काफी लोग होंगे यहाँ पर जिनको, कई लोगों को कैलकुलस पसंद नहीं होता, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, फिर इंडेफिनिट, काफी लोगों को खराब लगता है, तो उनके लिए मैं बता दूं, जो अगला चैप्टर आने वाले हैं ना दोनों, वेक्टर एंड 3D, एक अच्छी बात यह है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जेई में ये दो वाले चैप्टर होने वाले हैं, ध्यान से सुन लो ये बात, वेक्टर 3D जो आने वाला चैप्टर है ना, इस चैप्टर के बाद जो शुरू होगा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन दोनों चैप्टर से आते हैं, वेक्टर और 3D, और ये दोनों एक जैसे हैं, और इन चैप्टर्स का कोई लेना देना नहीं है पूरे अदर दूसरे हिस्से ऑफ मैथ से, मतलब बाकी जितना भी मैथ आपने पढ़ा है ना, कैलकुलस, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सब का कोई लेना देना नहीं है, अगर आपको नहीं भी आता इस चैप्टर को अच्छे से कर लो, आपकी बहुत अच्छी रैंक आने वाली है ना, तो अगला चैप्टर तो छोड़ने वाला है ही नहीं, और आपको थोड़ा बहुत भी कैलकुलस आता है, वेक्टर 3D में पूरी जान लगा दो, इसके क्वेश्चन भी बहुत आसान होते हैं, 3D के तो खास तौर पे आसान होते हैं, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं वही रिपीट होते हैं, है ना, वेक्टर में थोड़ा वेक्टर इक्वेशन में हो सकता है आप फंस जाओ, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, पर 3D तो बहुत ईजी है, ये दोनों चैप्टर का कोई लेना देना नहीं है, पिछला जो भी आपको लग रहा है मेरे से, तो मैंने तो 11th ठीक से नहीं की, 12th में आगे लगता है 11th का मैथ ठीक से नहीं हुआ, 12th में लगता है अभी तो कैलकुलस समझ नहीं आ रहा, ये वेक्टर 3D जिसने पहले कुछ किया है तो भी कोई बात नहीं किया तो भी कोई बात नहीं, ये हमेशा समझ में आएगा, है ना, तो इस पे बड़ा ध्यान देना आने वाले चैप्टर में। अब मैं फिर से कह रहा हूँ, ये डिफरेंशियल इक्वेशन भी, मैं भी इंटीग्रेशन कोई हाई लेवल की नहीं पूछ रहे हैं, आप देखो यहाँ पर क्या है, dx by x, इसका इंटीग्रेशन आपको पता है, यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे वाले को t मानो, ऊपर dt तैयार बैठा है, कैसे तैयार बैठा है, नीचे वाले को t मानेंगे तो ऊपर 2 मिसिंग है, 2 लगा दो ना अपनी मर्जी से, पहले ही लगा दो, सॉल्व करने से पहले ही लगा दो, एक 2 लगा दिया, समझ रहे हो मैंने 2 क्यों लगाया, क्योंकि मैं यहाँ पर 1 प्लस वाई स्क्वायर को क्या मानने वाला हूँ, t मानने वाला हूँ, अगर मैंने 1 प्लस वाई स्क्वायर को t माना इस तरफ, तो 2y dy क्या बनेगा, dt, है ना, 2y dy dt बन गया, अच्छा यहाँ पर क्या बनेगा, 2 बाहर ले लो, dx by x ln x, अच्छा इंटीग्रेट अगली लाइन में करेंगे, एक बार लिख ही देते हैं पहले, इसको लिखते हैं 2 dx by x और ये बन गया dt by t, कोई डाउट है तो बताओ, ये तो मैं एक्सप्लेन करने के लिए 4-5 लाइन में लिख रहा हूँ, आप जब करने लगोगे ना 3-3 लाइन में क्वेश्चन खत्म करोगे, है ना, कोई डाउट नहीं है, बस dx by x कितना हो गया, ln x, ये क्या हो गया, ln t, है ना, और जब ln में सारी कहानी चल रही है ना, तो मैं कांस्टेंट भी ln में ले लेता हूँ, ln c ले लेता हूँ, है ना, एक फायदा होता है उससे। अच्छा अब पर दिक्कत यार ये इस 2 का क्या करें सर, 2 ln में तो दिक्कत करेगा, कोई बात नहीं यार, 2 को ऊपर पहुंचा दो, ln x स्क्वायर कर दो, और ln t मैंने किसको माना था 1 प्लस y स्क्वायर, वापस से y और x में तो कहानी लिखनी पड़ेगी, और ln c कर दो, इन दोनों को मिला दो, इनको मिला दो, तीनों को साथ में मिलाओ, आपकी मर्जी है, तो मैं कह रहा हूँ इन दोनों को मिलाऊंगा तो ln x स्क्वायर इक्वल टू ln c into 1 प्लस y स्क्वायर, ठीक है ना, और इधर क्या करें, x स्क्वायर इक्वल टू c टाइम्स 1 प्लस y स्क्वायर, आप इसे बोल सकते हो कि ये मेरा जनरल सॉल्यूशन आ गया, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन आ गया, हमें क्या निकालना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, उसके लिए एक पॉइंट दिया हुआ क्वेश्चन दिया है ना 1, 0, मतलब कि जब x 1 है y 0 है, पुट कर दो यहाँ पर, बात बन जाएगी, तो 1 स्क्वायर इक्वल टू c into 1 प्लस 0 स्क्वायर, ये सॉल्व करेंगे तो c इक्वल टू 1 ही आ गया, तो मतलब मेरा आंसर आ गया x स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस y स्क्वायर, बट ऐसे अच्छा नहीं लगा, इसको y और x वाली फॉर्म में लिखें, y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 लिखते हैं, ये आंसर ज्यादा बेहतर लग रहा है, कोई डाउट है तो बताइए, y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 मैंने करके लिखा, वैसे ये भी ठीक है, ऑप्शन होते तो हम ऑप्शन के हिसाब से जो भी अच्छा लगता है वो कर लेते हैं, दोबारा एक्सप्लेन कर दूं तिलक, जल्दी से बताओ, नो डाउट, वंडरफुल, साधु चरण को क्लियर है, तिलक को क्लियर है, वंडरफुल, है ना, चलो आगे चलते हैं, फिर आगे अगला एक और क्वेश्चन आ गया, देखो सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, यार ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम मतलब यार इन सबको पढ़ो मत, ये डराने की चीज है, इनिशियल वैल्यू को बस आप प्रॉब्लम समझ लो, सॉल्व द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम तो सॉल्व करने आई है ना, अच्छा ये कहां से आ गया, ये डी कहां से लिख दिया किसी ने, अरे ये तो गड़बड़ है सर, ये क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, ये मिसप्रिंट नहीं है भाई ये एक अलग आईआईटी ने एक अलग तरीका निकाला था dy by dx को dy लिखने का, है ना, तो क्या है ये जो d लिखा है ना, ये डिफरेंशिएशन ऑफ y है विद रिस्पेक्ट टू x, या मतलब जैसे आप लिख देते हो ना dy by dx को क्या लिख देते हो आप y डैश लिख देते हो, इन्होंने dy लिख दिया था इस बार, है ना, तो सबको समझ लगा कि यार एक बार आईआईटी का पुराना क्वेश्चन है, ठीक है, तो घबराना नहीं है इससे, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, एक पॉइंट दिया है, वही पुराने क्वेश्चन में जो किया था वही करना है, बस इसको d को dy by dx लिख लो अपनी तरफ से 100 माइनस y, अच्छा अब क्या करें, सर यहाँ तो dy by dx एक ही तरफ है, कोई बात नहीं, x को उधर ले जाओ, है ना, dy इक्वल टू 100 माइनस y इंटू dx कर दो, अब ये y वाली टर्म dy के नीचे होनी चाहिए, तो dy अपॉन 100 माइनस y इक्वल टू dx कर दें, कोई दिक्कत है तो बताओ, हाँ जी ठीक है ना, इंटीग्रेट कर दें आप, कर लें,
आप करके दिखाओगे मुझे, आंसर निकाल के दिखाओगे जल्दी से। अब इसके बाद आंसर निकालो, फिर मैं आपके करूंगा, है ना। मैं आपको 1 मिनट मैं दे रहा हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम बहुत कर चुके हैं, आपको इंटीग्रेशन भी आता है, तो 1 या 2 मिनट आप ले लो, आंसर निकालो, और जैसे ही आंसर निकल गया ना, बस डन लिख दो। अगर पॉसिबल है तो आंसर टाइप कर दो, नहीं तो डन लिख दो, बस वेरीफाई मैं करा दूंगा, ठीक है। जल्दी से 2 मिनट दो और ये क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी से। बहुत बढ़िया। संदीप नहीं आया आज, संदीप साधुचरण तो है सेशन में। अच्छा यश तो डाउट सेशन में भी आए थे ना, यश कल कल डाउट सेशन में भी थे आप तो। हाँ बिल्कुल। और यश है कहाँ से, गुजरात से, है ना। हाँ जी, यश सुन रहे हो नहीं, यश है सेशन में, सुन रहे हो मेरी बात नहीं। चलिए मैं करा दूं आगे, करूं मैं या सॉल्व करना स्टार्ट कर लिया तो जल्दी बताओ, आंसर वेरीफाई कर लेना आप अगर आप कर चुके हैं। अगर थोड़ा सा टाइम चाहिए तो लिख दो, क्योंकि 2 मिनट तो हो चुके हैं। हाँ जी, साधुचरण और टाइम चाहिए, तिलक और टाइम चाहिए क्या, या मैं करा दूं अब। अच्छा यस और नो, मतलब मैं करा दूं और टाइम नहीं चाहिए, है ना, मैं ये समझ रहा हूँ इसका मतलब। हाँ ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया देखो, यहाँ पर आएगा ln 100 माइनस वाई इंटीग्रेशन, पर यहाँ पर y के साथ y का कोफिशिएंट से डिवाइड भी करते हैं तो माइनस का एक बाहर भी लगेगा, और यहाँ पर क्या बनेगा x और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है। ये हो गया मेरा कौन सा, ये जो सोल्यूशन आया है इसको हम बोलेंगे जनरल सोल्यूशन। मैं सिंपलीफाई नहीं कर रहा, ऑप्शंस होते तो हम देख लेते, है ना। हमें तो आगे हमें क्या बोला है देखो। अच्छा काफी लोगों को ये डाउट हो रहा होगा कि पर्टिकुलर इसके बाद क्या करें। यार ये देखो ना, ये पॉइंट देने का तो एक तरीका है। y0 इक्वल टू 50 का मतलब है व्हेन x इज 0, जब x 0 है y 50 है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है 0,50 लिख दो, या ऐसे लिख दो y0 इक्वल टू 50, एक ही बात है, है ना। तो अब क्या करेंगे, जब x को 0 लिखेंगे तो y को 50 डालेंगे, तो मैं बोलूंगा माइनस ln 100 माइनस 50, और किसके बराबर आएगा, इक्वल टू 0 प्लस c, है ना। तो यहाँ से क्या आएगा, c आएगा माइनस ln माइनस 50, ये 100 माइनस माइनस ln 50 इक्वल टू c, तो c की वैल्यू आ गई माइनस ln 50। बहुत अच्छी बात है, तो पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से क्या आएगा मेरे पास, वापस से यहाँ पुट करेंगे तो मेरे पास आया माइनस ln 100 माइनस वाई इक्वल टू एक्स माइनस ln 50। ये मेरा आंसर तो आ चुका है देखो, बट मैं चाहता हूँ कि y इक्वल टू एक्स में दिखाओ, ये लॉग से मुक्त करो ये x सबको। तो लॉग से फ्री करने का तरीका है कि मैं ln वाली टर्म्स को एक तरफ ले लेता हूँ पहले, फिर लॉग हटा पाऊंगा ना। तो ln वाली टर्म अगर मैंने इधर ली या इसको उधर भेजा, तो मैं बोलूंगा इस वाली टर्म को ना मैंने राइट साइड में भेज दिया, मैंने कहा x माइनस ln 50 प्लस ln 100 माइनस वाई, किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया, ठीक है ना। अब इन दोनों को क्लब कर लेते हैं, ln a, ये ln a है, और ये माइनस, एक बार पलट के लिखूं अगर कंफ्यूजन है तो ऐसे लिख दूं कि ln 100 माइनस वाई माइनस ln 50, और ये किस 80 बन गया, 50 तो हमारा भाई 50 बन जाओ वापस, हाँ बन गया, और उधर जाके माइनस एक्स ऐसे लिखूं थोड़ा सा, अभी ठीक लग रहा है। इसको थोड़ा और कर ले तो क्या आ जाएगा, 100 माइनस वाई बाई 50 का ln इक्वल टू एक्स। अब ln हटाना हो तो मैंने क्या कहा था, दोनों तरफ ई लगा दूं, अब दोनों तरफ ई यहीं पे लगा के दिखा रहा हूं मैं बस, और ln कर देना आप बराबर 100 माइनस वाई बाई 50 इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स, ये माइनस एक्स था सॉरी, है ना। तो 50 को भी उधर ले जाओ, 100 माइनस वाई इक्वल टू 50 ई की पावर माइनस एक्स, इधर ले जाओ y इक्वल टू 100 माइनस 50 ई की पावर माइनस एक्स, ये मेरा आंसर हो गया। बस अब काफी सिंपलीफाई हो गया, y को x की टर्म्स में हमने लिख दिया तो बात बन गई। अब इसमें 50 कॉमन लो, जो भी ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, ऑप्शन नहीं है तो हमें यही आंसर हम बोलेंगे कि हमारा तो आंसर आ गया। टाइम बचाओ, ऑप्शन नहीं है तो यहाँ तक छोड़ो, है ना, बोर्ड्स का क्वेश्चन है तो यहाँ तक करो और चलो आगे, ठीक है ना। आगे चले, कोई डाउट है तो बताओ। चले शिवानी आगे चले, हाँ जी कोमल आगे चले, माधु बांद्रा आगे चले, गोमाना आगे चले, नहीं कोई नहीं सुन रहा, जिंगी बताएगी, जिंगी आगे चले, हाँ माधु बांद्रा ने कंफर्म किया, चलो ठीक है ग्रेट। तो जी भी सर कहाँ रह गए आप, क्वेश्चंस काफी हो गए आज, क्वेश्चन ही क्वेश्चन हो रहे हैं, अभी 40 मिनट आधा टाइम बीत चुका है। अगर सर बच्चे को जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी, जी भी सर कह रहे हैं, तब तक बात कैसे बनेगी, तो प्रैक्टिस हम कुछ यहाँ पे करा दें ताकि कॉन्फिडेंस डेवलप हो, तभी तो रैंक आएगा, है ना। सर फिर एक क्वेश्चन और करा देते हैं, ठीक है जी भी सर कह रहे हैं, एक और क्वेश्चन मैं कराता हूँ, ये लीजिए, है ना। देखो कितने अच्छे आप सेशन चल रहे हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस चल रही है, अभी तक हमने कोई नई कंसेप्ट नहीं सीखा, सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन जी भी सर करा रहे हैं, ध्यान से सुना। such that the length of the normal at the point P on the curve is equal to the radius vector. इसमें दो तीन एक खतरनाक बातें बोल दी इस बंदे ने कि एक तो कर्व ओरिजिन से पास में, वो खैर आसान सी बात है, कोई मुश्किल नहीं। दूसरी बात इसने गजब की बात बोली कि लेंथ ऑफ नॉर्मल। अब लेंथ ऑफ नॉर्मल की अगर चर्चा करें, लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या पंगा आ गया सर। हाँ भाई लेंथ ऑफ नॉर्मल एक बड़ी गजब की चीज है। लेंथ ऑफ नॉर्मल आप में से कईयों को याद होगा, मैं दोबारा से याद दिलाता हूँ, लेंथ ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट सब टेंजेंट, टेंजेंट सब टेंजेंट, नॉर्मल सब नॉर्मल, याद है। टेंजेंट फैमिली, कोको फैमिली, ऊपर कॉसेक नीचे कॉट, तो ये अगर कॉसेक है तो ये वाला सेक है। तो लेंथ ऑफ नॉर्मल अपने आप में होता था वाई सेक थीटा, और सेक थीटा को हम लोग बोलते थे अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और फिर हम इसे बोलते थे 1 प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर। याद करो मैंने आपको लेंथ ऑफ नॉर्मल ऐसे सिखाया था। हाँ थोड़ा थोड़ा याद आया, बिल्कुल आपको याद आया, मैं जानता हूं अच्छे से याद आया। कई बच्चे अपने आप 100% मुझे पता है कि कई बच्चे क्लिक करके टेंजेंट सब टेंजेंट नॉर्मल सब नॉर्मल, याद आया। हाँ याद आया बिल्कुल याद है। वो टेंजेंट फैमिली, कोको फैमिली, ऊपर कॉसेक नीचे कॉट, इधर कॉसेक इधर वाला सेक, याददाश्त बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। खैर आपकी याददाश्त कमजोर नहीं है, हो सकता है भूल गए हो, लेकिन मेरे याद दिलाते अगर वो याद कर रहा है तो इसका मतलब ये कि सोच के आइए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में से एक मैथ्स का एक पार्टिकुलर चैप्टर की एक पार्टिकुलर जगह तक पहुंचना आपके दिमाग में सीखा है। वो और बात है कि आपको पहली बार निकल नहीं रहा, चलेगा कोई इशू नहीं, धीरे धीरे आप मैच्योर होते हैं, आपकी याददाश्त भी बढ़ती रहेगी। तो क्वेश्चन क्या है, सब बहुत ध्यान से सुनना। एक ऐसा कर्व के बारे में बात करना चाहते हैं जो कि ओरिजिन से पास नहीं हो रहा, दिखता हुआ कर्व भी नहीं हो रहा। अब इस पे जो टेंजेंट है ना, इस पे ये पॉइंट है, इस पे अगर भाई हम पहले ये चीज समझ दो, इसमें रेडियस फैक्टर करके नई चीज हो रही, कोई भी कर्वेचर अगर बाय द वे उस एक वेरिएबल कर्व है, उस कर्व के अंदर किसी भी पॉइंट को अगर ओरिजिन से जोड़ा जाए
ठीक है, तो जो उसकी लेंथ होती है ना, उससे मतलब उसको जोड़ने वाली जो लाइन होती है वो रेडियस वेक्टर कहलाती है। ठीक है, तो जैसे ये ओरिजिन से जुड़ा इस लाइन के वाया, तो ये उसके लिए रेडियस वेक्टर कहलाएगा। ये अगर रेडियस वेक्टर कहलाएगा तो इसकी जो लेंथ है वो आपको पता है, ये पॉइंट अचानक से किसी भी कर्व पे जनरल पॉइंट x, y होगा, तो रेडियस वेक्टर की लेंथ होगी √x² + y² होगी। अब क्वेश्चन वाला कह रहा है कि लेंथ ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू रेडियस वेक्टर। इसका मतलब ये कि लेंथ ऑफ नॉर्मल बोले तो पहले तो ये टेंजेंट है और ये नॉर्मल है, तो ये जो लेंथ ऑफ नॉर्मल है वो ये लेंथ ऑफ नॉर्मल हम जिसकी बारे में बात कर रहे हैं, ये हमने y √1 + d/dx का होल स्क्वायर है। और क्योंकि क्वेश्चन ऐसा बोला कि रेडियस वेक्टर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ नॉर्मल, इसका मतलब pn = OE, और अगर pn = OE ये लिख सकते हैं। सही है, क्यों? क्योंकि इसकी लेंथ x² + y² रेडियस वेक्टर की, और अगर लेंथ ऑफ नॉर्मल की बात करें तो दैट इज y √1 + d/dx का होल स्क्वायर। अब क्या करें सर? कुछ नहीं, स्क्वायरिंग के सिवा मेरे पास भी कोई चॉइस नहीं है। स्क्वायरिंग कर रहा हूं, स्क्वायरिंग करते y² 1 + d/dx का होल स्क्वायर, ओपन करते हैं x² + y², राइट है, इधर हो जाएगा y² प्लस में y² इनटू d/dx का होल स्क्वायर। y² से y² गया, यहां से लिख रहा है x² ओ हां ऐसा भी करते हैं x² / y² इज इक्वल टू में d/dx का होल स्क्वायर। सही है, दो बातें दिखने लगी खटखट, सभी को दिख रही है, मेरे को पता है सबको दिख रही है। कौन कौन सी दो बातें दिख रही हैं? सब एक दिख रहा है कि d/dx इज इक्वल टू x / y, दूसरी चीज भी सबको दिख रही है d/dx इज इक्वल टू -x / y। बोल दिख रही है ना? ये बात यहां तक दिख रही है ना? पक्का पक्का दिख रही है। मतलब आपके यस और नो से बस मेरे को इतना फर्क पड़ेगा, आपको पता है यस और नो से क्या फर्क पड़ेगा? मैं जब पीछे कभी चैट देखूंगा तो मुझे पता चलेगा, हां आप थे, आप मौजूद थे, आपकी मौजूदगी दिखनी चाहिए, बस थोड़ी थोड़ी तो दिखनी चाहिए क्लास में। फिर क्या करेंगे? x dx इज इक्वल टू माइनस का y dy, इधर भी x dx बट इधर प्लस का y dy। अब क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। अगर मैंने यहां इंटीग्रेशन करा, यहां इंटीग्रेशन करा, ठीक है, दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर देते हैं। अब क्या होगा? यहाँ पे x²/2, यहाँ क्या होगा? y²/2 + c। आप इसे चाहें तो ऐसे लिखते हैं पर माइनस y² k। क्या 2 किधर गया? 2 कॉमन आया, मतलब एलसीएम आया, एक साइड गया, एलसीएम आया, 2c बना, 2c की जगह k लगा दिया। ओके ऐसा, हाँ। अब देखो सब, अगर भाई मैं इसकी बात करता हूं, ये बना x²/2 इज इक्वल टू कितना? इंटीग्रेशन की वजह से यहाँ पे बन रहा है माइनस का y²/2 प्लस का c, फाइनली हो गया x² + y² इज इक्वल टू k। k की जगह आपको k पिछली बार यूज होगा तो आप तो लंबा लिख दो, एंड इट इज अगेन अ कर्व। तो हमारे पास दो कर्व आ गए, सही ना? अच्छा, कुछ लोग इसे हाइपरबोला के नाम से जानते हैं, ठीक है, क्योंकि सबको पता है x² - y² इज इक्वल टू में लैम्डा जब दिया है हाइपरबोला बनेगा, एंड इट विल बी अ सर्कल। तो अगर कोई पूछे ना कौन से ऐसे कर्व हैं जो ओरिजिन से नहीं गुजरे, अगर वो कर्व ओरिजिन से नहीं गुजर सकते हैं, लेकिन अगर वो ना गुजरे और उनकी लेंथ ऑफ नॉर्मल अगर रेडियस वेक्टर के बराबर हो, तो ऐसे कौन से दो कर्व हैं? तुम्हारा आंसर होगा बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और इसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का भी यूज हो गया, टेंजेंट नॉर्मल इक्वेशन भी आपको याद है या नहीं, सब नॉट टेंजेंट सब नॉर्मल वो भी चेक हो गया। काफी अच्छा क्वेश्चन है। आगे चल रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज क्वेश्चन ज्यादा करेंगे, लास्ट के 10 मिनट्स में एक नया टाइप करेंगे जो है हमारा कन्वर्टिबल और रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। कई बार ना फंक्शन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में नहीं होता है, x और y अलग अलग नहीं कर पाते हैं, वो भी सर्टेन टाइप है, फिक्स है, तो उसमें कैसे करेंगे? अच्छी बात है कि इस चैप्टर का बड़ा स्टैंडर्ड तरीका है, बहुत 4-5 तरीके हैं, उन्हीं में ही क्वेश्चन होता रहता है, कुछ नया कुछ बनता ही नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ जीबी सर एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन ऐसे तो आएंगे भाई, हमने इतनी दूर तक तैयारी कर लिया, एक सेकंड के अंदर हम डल हो गए तो बेवकूफी हमारी, है ना भाई? तो हम बहुत सजग रहेंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती है? सोचो जल्दी सोचो, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की स्लोप, किसी भी लाइन की स्लोप m, टेंजेंट की स्लोप d/dx, ओ d/dx, d/dx किसके बराबर है? d/dx एट एनी पॉइंट x, y इज इक्वल टू इतना। ओके, मैंने फर्स्ट लाइन शो करती है कि d/dx इज इक्वल टू में 2y अपॉन में कितना? 2y अपॉन में x²। हां, ये कितना आ रहा है? 2y अपॉन x²। अच्छा, अब आगे बढ़ो, क्वेश्चन कह रहा है कर्व पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल दिस, देन इट्स इक्वेशन। भाई क्वेश्चन में पहले कर्व पे आते हैं, फिर उसे देख लेंगे सेंटर क्या है। भाई इतना तो मैं पता है इसका सेंटर 1 1 है, तो कर्व अगर इसके सेंटर से गुजरता है, जो भी हम कर्व निकाल लेंगे वो अगर इससे गुजरता है तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन 1 1 बना देगा। और क्या करेगा? इसका बाकी इस कर्व का क्या लेना है? तो हम चलते हैं आगे। तो क्वेश्चन में एक लाइन जो बड़ी इंटरेस्टिंग है वो है dy/dx इज इक्वल टू इतना। ओके, माने हमने स्टार्टिंग में ली कि dy/dx इज इक्वल टू 2y अपॉन x²। खट से हमने तुरंत सिद्धांत लगाया dy अपॉन 2y और इज इक्वल टू में कितना? dx अपॉन x²। दोनों साइड इंटीग्रेशन की तलाश, इस 2 को लेके बाहर, और ये बन गया 1/2 ln y इज इक्वल टू में -1 अपॉन x प्लस c। अच्छा, यहां तक आया क्वेश्चन का एक झटके में, इतनी दूर तक जवाब आ गया भाई। अब इसके बाद में अगले ने कहा है कि ये सेंटर से भी गुजरता है, अगर इसके सेंटर से गुजरता तो मैंने बताया सेंटर कितना भाई? 1 1। सेंटर अपना 1 1 है भाई। अगर सेंटर 1 1 है तो हम डाल देते हैं जल्दी से x और y की जगह 1 1। अगर मैंने x और y की जगह 1 1 डाल दिया तो x इज इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1 पुट करते हैं। सही भाई, ये कौन है? सेंटर इसका सर्कल का। तो अगर मैंने x की जगह 1 और y की जगह 1 डाला तो ये तो हो जाएगा x की जगह y की जगह 1 डालती 0। सोचो 0 इज इक्वल टू में -1/1 प्लस c, मैंने c की वैल्यू 1 आ गई। c की वैल्यू 1 आती है, मैंने इसमें वापस कर दिया, तो फाइनली मेरे पास बन गया हाफ ln y इज इक्वल टू -1 अपॉन x प्लस 1। सही है। अब इसमें एक चीज करी जाती है, और क्या? लॉग के कारण इसे मॉडुलस y दे दो, तो मॉडुलस y क्योंकि सारे ऑप्शन में ln y दिख रहा है, और 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और एलसीएम कैलसीएम भी ले सकते हैं, तो फाइनली हो जाएगा x - 1 अपॉन x। सही है। और ऐसा भी कर सकते हैं कि x को क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो फाइनली हो जाएगा x ln मॉडुलस y इज इक्वल टू 2 टाइम्स x - 1। मैं इससे ज्यादा इसे और सुंदर नहीं बना सकता, तो x ln y मॉडुलस y यहां पे भी और यहां पे भी है, और 2 टाइम्स x - 1 सिर्फ ऊपर है, लेकिन सर ये तो माइनस का है, तो इसे हटाओ, इसे हटाओ, ये वाला अडॉप्ट। मैं हमारा ये फाइनली आंसर बन रहा है ए ऑप्शन, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। कोई मुश्किल था ये क्वेश्चन? बस ये डराने के लिए था, ये आप पहले भी कर चुके हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट और इसके बराबर दिया था, और बस 4-5 लाइन का क्वेश्चन था जेईई मेंस 2019। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये चैप्टर छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। इस चैप्टर से आपने अगर 50 क्वेश्चंस कर लिए ना, तो आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, 50 बता रहा हूँ मैं, सिर्फ ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं दे रहा हूँ मैं आपको। 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, और आने वाले 4 सेशंस तक जम के रहो। बहुत आसान चैप्टर है ना? क्वेश्चंस बनते हैं इसके। अगला क्वेश्चन जेईई मेंस सितंबर 2020 का है। चलो मैं करा देता हूँ इसको। वो कह रहे हैं अगर ये इसका सॉल्यूशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है और एक पॉइंट दिया हुआ है। पॉइंट कैसे दिया हुआ है? देखो, इसको तरीका है पॉइंट देने का, 0,1 है ना, 0,1 डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन निकालना है। अच्छा, सॉल्यूशन निकालने के बाद ये वैल्यू क्या पूछ रही है सर? y = y ln 13, मतलब वो ये पूछना चाह रहा है जब x ln 13 है तो y कितना है ना? इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, पहले जनरल सॉल्यूशन आएगा, इस पॉइंट की मदद से पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालेंगे, जब पूरा सॉल्यूशन आ जाएगा उसमें x को ln 13 रखेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं इसकी तरफ, सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया है 5 + e की पावर x अपॉन 2 + y dy/dx प्लस e की पावर x इक्वल टू 0। ये तो लिखा ही हुआ है, मैं एक काम अगली स्टेप आपके लिए कर रहा हूँ, मैं इसको इक्वल टू e की पावर -x लिख रहा हूँ, है ना? क्यों ऐसा कर रहा हूँ? मेरे को ना कोशिश कर रहा हूँ कि क्या x और y वाली टर्म अलग अलग हो सकती है। देखो अब होती हुई दिख रही है मुझे। अब मैं क्या करूँगा, ये वाली जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, इसको राइट हैंड साइड में भेजूंगा, है ना? क्यों? ये क्या बनेगा? dy अपॉन 2 + y, y वाला तो लेफ्ट में रह गया, और राइट हैंड साइड में इसको भेजूंगा तो e की पावर -x dx, और नीचे आ गया 5 + e की पावर x। कोई डाउट है तो बताओ, किसी को भी कोई डाउट है तो बताओ। हाँ जी, क्लियर है ना? e की पावर -x लिख दिया मैंने,
e की पावर x का माइनस का e की पावर x, थोड़ा करेक्ट करा दिया करो, कई बार गलती हो गई ना फिर हमारा पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा क्वेश्चन में, है ना। कोई डाउट है तो बताइए अभी तक, है ना। हाँ, अब इंटीग्रेशन लगा देते हैं, माइनस को बाहर रख सकते हैं इंटीग्रेशन के। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड का तो ln 2 + y को y + 2 लिखा हूं, ज्यादा अच्छा लगता है ना, y + 2। लेफ्ट हैंड साइड में क्या करें, अच्छा इंटीग्रेशन अगली लाइन में कर लेंगे, पहले आपके लिए यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन लगा के इस e की पावर x को गायब करते हैं। मैंने डेनोमिनेटर को 5 + e की पावर x को मैंने t मान लिया, तो फिर मेरे पास क्या बचेगा, e की पावर x dx किसके बराबर आएगा, dt के बराबर आएगा, है ना। बस पुट कर देते हैं, ये तो बन गया इंटीग्रल dy by 2 + y, और ये बन गया माइनस इंटीग्रल dt by t। अगली लाइन में अब इसका सॉल्यूशन कर देते हैं, ये हो गया ln y + 2 और इक्वल टू माइनस ln t। माइनस ln t किसको माना था, मैं डायरेक्ट लिखा हूँ 5 + e की पावर x, और प्लस में देखो सब कुछ ln में है ना, तो मैं चाहता हूँ कि ln में ही कांस्टेंट को लिखूं, तो ln c एक कांस्टेंट लिख दिया मैंने। कोई डाउट है तो बताओ अभी तक, ठीक है, ठीक है ना। अब क्या करें सर, हाँ अब क्या करें, अच्छा यहाँ पर ना अब इन दोनों को क्लब कर लो, माइनस ln a + ln c, ये तो नीचे चला जाएगा, है ना, ये बन जाएगा ln y + x इक्वल टू ln c अपॉन 5 + e की पावर x। कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है ना, ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। ये y + 2 था, मैंने x कर दिया, ये y + 2, ठीक है। अब ln को भगा दें यहाँ से, ln भगा दें, तो ये बन गया मेरा y + 2 इक्वल टू c अपॉन 5 + e की पावर x, ठीक है। कोई डाउट है तो बताइए इसमें। अच्छा एक और चीज ध्यान रखने की है यहाँ पर, है ना, एक चीज ध्यान रखने की ये है कि ये जो ln जब dx by x का इंटीग्रल करते हैं तो वो ln x होता है मॉड के साथ। जब तक वेरिएबल है ना तो थोड़ा सा ध्यान रखा करो कि कहीं कोई नेगेटिव वैल्यू ना ले ले, है ना। वैसे तो नेगेटिव नहीं बनता, दिख नहीं रहा, फिर भी सेफ्टी के लिए मॉड लगा के रखा करो। वैसे मॉड यहाँ पर लगाने की जरूरत नहीं है, 5 + e की पावर x हमेशा पॉजिटिव होता है, यहाँ पर लगा के रखेंगे, ठीक है। नहीं लगाना है तो वैसे तो सब कुछ पॉजिटिव में है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं इसे y + 2, क्योंकि y 0 1 वगैरह दिया है, अगर कहीं नेगेटिव बन गया ना तो -2 से छोटा y आ गया तब दिक्कत आएगी, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, मॉड के बिना भी काम चलेगा, ठीक है। वैसे तो ऑप्शन बड़ी क्लियर है, कई बार अगर दो आंसर आ रहे हो तो ध्यान रखने की बात है। चलिए आगे देखते हैं, अगर कहीं दिक्कत आएगी तो। अगला क्या दिया, ये पॉइंट हमें क्या दिया है 0,1, तो 0,1 पुट कर दो इसमें, तो मतलब x को 0 y को 1, तो 1 + 2 मॉड तो पॉजिटिव रहेगा 3 आएगा, इक्वल टू c अपॉन 5 प्लस e की पावर 0, e की पावर 0 तो 1 हो जाएगा, है ना। तो c यहाँ से कितना आ जाएगा 3 × 6, c आ जाएगा 18। अगर c मेरा 18 आ गया तो मेरी आंसर क्या हो जाएगा, y + 2 का मॉड इक्वल टू 18 अपॉन 5 प्लस e की पावर x। ये मेरी क्वेश्चन बन गई। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है जब x ln 13 है तो y कितना होगा। अगले पेज पे चले, अगले पेज पे कर दो सॉल्यूशन। y + 2 मॉडुलस y, पहले एक बार क्वेश्चन लिख लूं वापस से, y + 2 मॉडुलस इक्वल टू 18 अपॉन 5 प्लस e की पावर x। ये आया था हमारा आंसर। हाँ, अब y ln 13 निकालना है, मतलब जब x ln 13 है तो y कितना होगा, पुट कर दो, मॉड y + 2 इक्वल टू 18 अपॉन 5 प्लस, वैसे तो ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव मॉड की जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि राइट हैंड साइड पहले ही पॉजिटिव है ना। y + 5 प्लस e की पावर ln 13, मैंने कहा था e की पावर में ln हो तो ये कैंसिल हो सकता है, काट दो इसको, तो 13 + 5 18/18 ही आ गया, 18/18 कितना हो गया 1, तो y + 2 कितना हो गया, y + 2 हो गया मेरा 1, तो y कितना आ गया, ये प्लस है, y + 2 अगर 1 है तो y कितना आ गया -1, -1 कोई ऑप्शन है क्या, -1 ऑप्शन बी है हमारे पास, बस यही आंसर है, बी हमारा आंसर हो गया। कोई डाउट है तो बताओ, मुश्किल था क्या क्वेश्चन, है ना। चलो आगे चले, एक और क्वेश्चन। आज देखो अभी तक हम पूरा सेशन में हमने प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस की है, सिर्फ प्रैक्टिस, नए क्वेश्चन, डिफरेंट पुराने साल के क्वेश्चन भी वही लेवल है जो हम क्लास में कर रहे हैं, एक्जैक्टली यही क्वेश्चन आए हुए हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं अच्छे, अब थोड़ा हाई लेवल के भी लेते हैं, है ना। हाई लेवल करेंगे तो लो लेवल अपने आप इजी लगेगा। एक जीबी सर एक अच्छा क्वेश्चन करा रहे हैं, ध्यान से देखो फिर से। पूरा कर्व एक्स एक्सिस के ऊपर लाइन को पकड़िए, एक एक को, है ना, कंप्लीट कर्व कर्व अबव एक्स एक्सिस, बहुत छोटा लिखा है लेकिन लिख दिया कंप्लीट कर्व अबव एक्स एक्सिस, f0 = 0, ओरिजिन पे से स्टार्ट हुआ, f1 की वैल्यू 1 है, ओके। बाउंडिंग ए कर्वेचर ट्रेपेजॉइड, ट्रेपेजियम से मिलता जुलता कुछ कर्वेचर बनाया है, ओके, विद द बेस 0,x, 0 से लेकर x तक का बेस लेते हुए बनाया है, सच दैट द एरिया बाउंडेड बाय द y इक्वल फंक्शन कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द वेरिएबल ऑर्डिनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस, मतलब एरिया इज प्रोपोर्शनल टू दिस, एग्जैक्टली। सबसे पहले फोटो, ये ट्रेपेजॉइड आ गया और ये 0 से x तक का बेस आ गया, और ये कंप्लीट एरिया जो इसके अंदर समाया हुआ है सब एक साथ मैंने पकड़ दिया। कैसे, देखो f0 0 है, हाँ यार बीच में कहीं f1 की वैल्यू 1 होगी, हाँ, और ये x तक फैला हुआ है, और जो इसके नीचे और कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में एरिया है वो ये वाला है। अब मुझसे अगर आप इस एरिया की बात करोगे तो मैं कहूंगा 0 से x तक इंटीग्रेशन कर दो fx.dx, और क्या, और इससे जो आंसर आएगा वो अगर a है तो वो जो a है वो इसके प्रोपोर्शनेट है, ऐसा ये बोला है, a इसके प्रोपोर्शनेट है, इसके जिसको मैंने राउंड कर दिया, मैंने a अपने आप इसके प्रोपोर्शनेट है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा इसमें थोड़ा फास्ट निकाल लेंगे, लेकिन आपको समझना चाहिए इस लेवल की थिंकिंग है कि नहीं है। अच्छा अगर ये वाली बात सत्य है तो इसका मतलब ये कि हम ये भी कह सकते हैं कि a = k टाइम्स fx टू द पावर n + 1 कह सकते हैं ना, मैंने प्रोपोर्शनेट हटा दिया, उसी जगह k लगा दिया, लेकिन a खुद किसके बराबर है, a खुद अपने आप में इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x fx.dx के बराबर है, तो आई कैन से अगेन कि ये k into fx की पावर n + 1 भी है, हाँ, लेकिन हमें तो फंक्शन से मतलब है, फंक्शन इंटीग्रेशन में फंसा हुआ है, क्या क्या क्या, हमें किससे मतलब है, फंक्शन से, फंक्शन का इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन से बाहर लाना तो उसका दुश्मन कौन, डिफरेंशिएशन। अगर वेरिएबल लिमिट है क्या, हाँ 0 to x वेरिएबल है, क्योंकि अगले ने बोला है वेरिएबल ऑर्डिनेट है कि नहीं, तो अगर देखा जाए तो हमको 0 से x तक में वेरिएबल लिमिट है, तो मैं जब डिफरेंशिएशन करूंगा तो लगाऊंगा न्यूटन लेबनीज, अगर मैंने न्यूटन लेबनीज लगा लिया तो न्यूटन लेबनीज लगाने पर ये तो बनेगा fx, क्योंकि सोचना x की जगह अपर लिमिट वापस x ही आ रही है और x का डिफरेंशिएशन 1 कांस्टेंट है, नीचे वाली लिमिट 0 है तो 0 इज इक्वल टू में, लेकिन इधर भी तो डिफरेंशिएशन होगा, तो fx की पावर n + 1 का n + 1 आगे fx की ओवरऑल पावर आ जाएगी n इनटू में रह जाएगा f(x), सोचो याद है पहले पावर का, फिर फंक्शन की पावर कम, फिर फंक्शन का f(x). अच्छा, और ये ऐसा भी तो कह सकते हैं कि इस fx की वजह से ये fx कैंसिल आउट होगा, तो फाइनली हमारे पास में छोड़ दिया जाएगा fx की पावर n - 1। हाँ, अब क्या करो, इस k into n + 1 क्योंकि तो कांस्टेंट वाली पार्टी उन्हें कहो आप उधर निकलिए, तो ये हो जाएगा 1 k टाइम्स n + 1 इज इक्वल टू में यहां से मुझे दिख रहा है fx की पावर n - 1 into f(x). हाँ सर, या तो दिख रहा है बराबर। अच्छा, जैसे ही आपको ये दिखने लगेगा, अब मैं क्या करूंगा, मैं आपसे चाहूंगा कि भैया इसी मोमेंट पे इंटीग्रेशन कर दो आप, और dx और dx, क्योंकि इधर भी कांस्टेंट है, y तो है ही नहीं कोई। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन आपने सबको बताया, ये तो कांस्टेंट है, x अपॉन में k into n + 1 होगा, इजी, मतलब कर सकते हैं डुएबल है। इधर क्या होगा, इधर हमें पता है कि अगर हमने fx को t माना तो f(x.dx) dt है, तो ये t की पावर n - 1 है, और t की पावर n - 1 का इंटीग्रेशन t to the power n होता है ना। हाँ, तो ये हो जाएगा fx की पावर n अपॉन n + c। ओके, यहां तक मैं आपको अगर ले आया सुरक्षित, और अगर आप आ गए तो समझ जाना वो मटेरियल आप में है, बहुत ज्यादा नहीं अटक गए आप।
जब आप इतनी स्क्रीन के इधर और उधर से बात कर रहे होते हैं ना, तब भी अगर आप गाड़ी से निकाल गए इसको कि सर मुझे एक एक लाइन पढ़ना आ रही है, तब आप समझ लो बेस्ट। आपको नहीं पता कि आपने क्या है। मैं बता रहा हूं एज ए टीचर आप में बहुत कुछ है बेटा, आप हिम्मत रखो, मेहनत करो, क्वेश्चन से जितने हो सकते हैं एनकाउंटर करो, दिमाग बढ़ाओ, स्टार्ट करो, बस फिर देखो आपकी जीत ही जीत है। वो जो आप पाना चाहते हो ना वो आपको मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता। बस सीखने की कोशिश। अच्छा फिलहाल यहां तक ये है। अब उसने आगे सी के लिए दो तोड़ दिए, एक तो ये बोला कि f0 0 है और दूसरा फिर भी गाड़ी अटैक है, तो आगे बोला है कि f1 1 है। तो हमारे पास दो क्या है, हमने x की जगह 0, क्योंकि f0 0 है तो x की जगह 0 और f0 भी 0 है। सही, तो अपने x की जगह 0 पुट करते हैं, अपना दिमाग लगाएं इसमें। अगर मैंने x की जगह 0 पुट करा, x की जगह 0 पुट कर दी, पूरी पार्टी 0 लेफ्ट हैंड साइड की, और इधर हो जाएगा f0 बोले तो 0 की पावर n अपॉन n माने 0। भाई आप सोचना 0 प्लस c, c की वैल्यू 0 आ गई, c की वैल्यू 0 आते ही क्या होगा, c ही जब 0 हो जाएगा तो ये दिखेगा x अपॉन में k टाइम्स n प्लस 1 इनटू f सॉरी इज इक्वल टू fx की पावर n अपॉन n। राइट है, तो फंक्शन काफी क्लोज हो, मैं इसके फंक्शन मिल जाए मेरे को किसी तरह से, मेरे हाथ में फंक्शन आ जाए तो मैं काफी क्लोज तो जा चुका हूं। मेरे पास में काफी हद तक मेरे पास में सी की वैल्यू आने लगी है। अब मैं सोच रहा हूं कि मैं एक बार f1 1 वाला हथियार का यूज कर लूं। मुझे पता है f1 अगर 1 है तो मैंने x की जगह 1 डाला, अगर मैं x की जगह 1 डाला तो ये होगा 1 अपॉन में k टाइम्स n प्लस 1, और अगर मैंने x की जगह 1 डाला तो 1 अपॉन n प्लस c। राइट है, कुछ हद तक तो राइट है, हमारे को कुछ हद तक कुछ चीजें आइडिया दे रही हैं। और सी की वैल्यू तो सर पिछले वाले से 0 है ना, मैंने कहा बिल्कुल सी की वैल्यू भैया 0 है, तो हमारे पास में k की वैल्यू आती दिख रही है n अपॉन n प्लस 1। k की वैल्यू दिख रही है, ये k की जगह n अपॉन n प्लस 1। आहा आनंद ही आनंद है। अब देखो मैंने लिखा x, कहां से, यहां से उठा रहा हूं, अपॉन में k इंटू n प्लस 1 fx की होल पावर n अपॉन n, k की जगह पर वैल्यू पुट कौन सी वाली, n अपॉन n प्लस 1, n यहां n प्लस 1 ऊपर, ये कैंसिल आउट, n से n कैंसिल आउट, फाइनली मेरे पास फंक्शन आ रहा है x की पावर 1 अपॉन n। क्या आपको ये बात समझ में? अब ये जो कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है ये काफी अच्छा क्वेश्चन माना जाता है ना। और अगर आपको एक बार में तो स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है, और जिनको आ गया है मतलब सच में आप में दम है, पर जिनको नहीं आया है उनमें ऐसा नहीं है कि दम नहीं है, वो एक बार इसे दोबारा देखें और अपना लेवल अप करें। ठीक है, मतलब ऐसे क्वेश्चंस करेंगे ना, मतलब ऐसे क्वेश्चन पेपर में तो जल्दी से होंगे नहीं, बट अगर ऐसे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके जाएंगे ना तो पेपर आपको बहुत आसान लगने वाला है ना, वहाँ पर बहुत आसानी लगेगी। ये इसका पर्पस है, ऐसे क्वेश्चन जी एडवांस में आपकी मदद करेंगे ये कंसेप्ट। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा 14 मिनट बचे हैं, एक बार मैं वेरीफाई कर लूँ कि 7 मिनट ये, और मैं इस क्वेश्चन को ना अभी जल्दी जल्दी करते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा फास्ट करेंगे है ना, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करेंगे, फिर हमें लास्ट कंसेप्ट पर आना है। 7 मिनट का कंसेप्ट जीबी सर कराएंगे, तो मैं इस क्वेश्चन को 3 मिनट में मेरा एम है फिनिश करने का। तो जल्दी से वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लगाते हैं, इसको dy के नीचे y वाली टर्म रख रहा हूं मैं सिर्फ, है ना, ज्यादा कम लिखा हूं थोड़ा सा, और माइनस cos x को ऐसे ही रहने दिया और dx के नीचे लिख दिया 2 + sin x। कोई डाउट है, वेरिएबल सेपरेबल हो गए आसानी से, बहुत आसानी से वेरिएबल सेपरेट हो गए। ठीक है ना, इंटीग्रेट कर रहा हूं, इंटीग्रेट करने से पहले यहाँ पर 2 + sin x को क्या मैं मान लेता हूँ, t मान लेता हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, cos x dx क्या आ जाएगा, dt, और लेफ्ट हैंड साइड को मैं फिर से लिख रहा हूँ इंटीग्रल dy by 1 + y, और राइट हैंड साइड को मैं क्या लिखूंगा, माइनस को बाहर लगते हुए dt by t। अच्छा अब इंटीग्रेट लिखते हैं, ln 1 + y को y + 1 ज्यादा अच्छा लग रहा है, l इसको माइनस ln t, और जैसे दोनों लॉग में होते हैं तो मैं ln c को ही कांस्टेंट ले लेता हूं हर बार, तो वो भी कर लिया मैंने इस बार। ठीक है, और t को देखो, मैं t को ना यहीं पे थोड़ा 2 + sin x लिख रहा हूं ताकि टाइम बचा रहा हूं अगली लाइन का, 2 + sin x लिख रहा हूं मैं t को, ध्यान दीजिए, और प्लस ln c। ठीक है, अब इन दोनों को क्लब कर दूं तो y + 1 = c अपॉन 2 + sin x, ये मेरा जनरल सॉल्यूशन आ गया। पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए पॉइंट ढूंढो, पॉइंट ये दिया हुआ पॉइंट क्या कह रहा है, 0,1 पॉइंट है ये, ध्यान दो ये क्या पॉइंट है, 0,1 पुट कर रहा हूं, x को 0 y को 1, तो 1 + 1 = c अपॉन 2 + sin 0, मतलब कि 2c क्या हो गया, यहाँ से 4 आ गया है ना, c4 आ गया, तो बस मेरा पास आ गया y + 1 = 4 अपॉन 2 + sin x। तो ये तो मेरी इक्वेशन आ गई। मुझे क्या पूछा है, y π/2, मतलब x को π/2 पुट करो, x को π/2 पुट करें यहाँ पर, तो y + 1 = 4 अपॉन 2 + sin π/2 हो गया 1, है ना, ये 4 था सर, ये 4 है, y लिख दिया मैंने 4, है ना, तो 4/3 और उधर -1 जाएगा, इसका मतलब y = 4/3 - 1, मतलब 1/3 मेरा आंसर हो गया। कोई डाउट है तो बताओ, आगे चले, यस नो जल्दी से बता दो, आगे चले, है ना, हमने जल्दी 2 मिनट में कर लिया इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, आगे चलते हैं, तैयार हैं आप लोग, यस वंडरफुल। अब 7 मिनट के लिए एक कंसेप्ट जीबी सर कराएंगे, हम शायद 2 मिनट पहले ही सेशन खत्म कर लें, तो आपके डाउट मैं सारे ले लूंगा। अब अगला, अभी तक हम देखो क्या हो रहा था, एक्स और वाई आराम से अलग अलग हो जा रहे थे, अब हम कैटेगरी 2 पर चल रहे हैं, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। उसमें क्या है कि एक थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा हमें कि वो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ जाए, है ना, नहीं आ रहे हैं तो उसका प्रैक्टिस कर रहे हैं हम नेक्स्ट स्टेप पर। तो चलिए देखते हैं, जीबी सर को सुनते हैं, नेक्स्ट। इस तरह से करना जब भी हो रहा था तो हम उसे रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल कह रहे थे। अब ये सॉरी इसे वेरिएबल सेपरेबल कह रहे थे। अब हमारे पास कई बार ऐसी सिचुएशन भी आती है जब एक्स और वाई एकदम से अलग होते नहीं दिख रहे होते हैं। अब अगर एक्स और वाई अगर एकदम से अलग नहीं होंगे तो हमको किन किन तरफ से देखना पड़ेगा, उसमें पहला टारगेट रहेगा रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। अब ये रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल हमें क्या सिखाता है, याद रखना बहुत सिंपल है, ऐसे तमाम क्वेश्चन जिनमें फंक्शन के अंदर अगर कभी भी कोई लीनियर इक्वेशन दिख जाए, क्या बोला मैं, फंक्शन के अंदर कभी भी कोई लीनियर इक्वेशन दिख जाए, ठीक है, तो हम हमेशा उसे रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल के तौर पे देखते हैं। ठीक है, जैसे मैं कैसे उस तरह के क्वेश्चन करता हूं वो मैं आपको प्रॉपर तरीके में बताता हूं कि कैसे करना है। राइट है, जैसे मेरे पास क्वेश्चन है, मुझे पता है सामने लिखा है dy/dx = 4x + y + 1 का होल स्क्वायर, लेकिन अंदर क्या मेरी नजर गई, एक लीनियर इक्वेशन है, हां ये लीनियर इक्वेशन है। अच्छा साथ में अगर आप ट्राई करेंगे इसमें x और y अलग नहीं हो सकते, जैसे x और y अलग होने बंद हो जाए ना, आपका दिमाग तुरंत काम करना चाहिए कि क्या क्या मेथड लगाता हूं। तो उसमें सबसे पहले है कि क्या फंक्शन में कोई लीनियर फंक्शन दिख रहा है, फंक्शन के अंदर कोई लीनियर इक्वेशन दिख रही है x और y में, अगर हां तो फिर रिड्यूसिबल में ट्राई करते हैं। और रिड्यूसिबल में करना क्या है, जो भी अंदर लीनियर फंक्शन दिखे उसे t मानो, डिफरेंशिएट करो, 4 dy/dx = dt/dx। ठीक है, इससे dy/dx की वैल्यू निकल जाएगी कितनी, dt/dx - 4 दिखी, बस जैसे ऐसे दिखे, अब dy/dx लिख दो dt/dx - 4 इस में जो लीनियर इक्वेशन है उसे आपने t माना तो t² हो गया है। अब क्या करो, dt/dx को वहीं बढ़ा दो, इसे t² + 4 लिख दो। अब यार t वाले साइड लोग dt के साथ और नॉर्मल वाले लोग x के साथ, तो हो जाएगा dt अपॉन में t² + 4, ठीक है, इस में dx, और दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे, और जैसे हम ऐसा करेंगे ये बन जाएगा हाफ tan इनवर्स t/2 इस में कितना बन जाएगा x + c, बस क्वेश्चन फिनिश।
क्या क्या किया दोबारा बताता हूं। हमने सबसे पहले जो अंदर की लीनियर इक्वेशन थी उसे टी मान लिया, डिफरेंशिएट किया, ऐसा बन गया dy dx की वैल्यू निकाली, ये dy dx हम यहां से रिप्लेस करवा देते हैं, इसको हटा के dy dx लिख देते हैं, तो dy dx लिख देते होगा और इसकी जगह तो t मान चुका, तो t स्क्वायर हो गया, 4 को उधर देते हैं। अब पूरा t का टर्म dt के साथ आता है, वापस वही वेरिएबल सेपरेबल वाला तरीका, ठीक है, तो क्योंकि रिड्यूस हो गया ना वेरिएबल सेपरेबल में, ठीक है, अब इसे ऐसा करा और फिर डाउन साइड इंटीग्रेशन करते टाइम बस बदल गया, क्वेश्चन फिनिश हो गया। मतलब बहुत सिंपल, बहुत अल्ट्रा लेवल के सिंपल क्वेश्चन है ना, लेकिन क्वेश्चन में कुछ कुछ नया है, अब थोड़ा थोड़ा नया आता रहेगा, ठीक है। अब मैं आपको एक और दिखाता हूं, रेडी, जिसमें लीनियर इक्वेशन बस आपके काम खड़े हो जाने, लीनियर फंक्शन दिखा, मतलब रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल है, देखो जैसे ये x प्लस y दिखा, पहचान देखिए आप, लीनियर फंक्शन, लीनियर इक्वेशन इनसाइड फंक्शन, जैसे लीनियर इक्वेशन दिखा आप तुरंत समझना भैया ये रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल है, हाँ रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल आरटीवीएस है, ठीक है, हाँ रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल करना क्या था, मैंने बताया था सबसे पहला काम x प्लस y को t मानना, उससे क्या होगा x का डिफरेंशिएशन 1 y की जगह dy by dx इज इक्वल टू dt by dx, उससे क्या होगा dy by dx की फाइनली वैल्यू आ जाएगी dy by dx इज इक्वल टू dt by dx minus 1। अब क्या करना है, dy by dx की जगह लिख दो dt by dx minus 1, इसकी जगह लिख दो sin t प्लस में कितना cos t, इसका मतलब ये कि फाइनली आप कह सकते हो कि आपके पास में जो dt by dx है दैट इज नथिंग बट 1 plus sin t plus cos t, है ना। अब t वाले सारे टर्म dt के साथ ले लो, क्या क्या कर रहे हैं देखो दोबारा से, x plus y को t माना, डिफरेंशिएट किया, फिर dy by dx की वैल्यू निकाली, dy by dx को हटाना है, dt by dx को अंदर डालना है, तो dt by dx इज इक्वल टू dt by dx इज इक्वल टू फाइनली ये बन गया, t वाले सारे लोग dt के नीचे लगा दो, इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन करने के दौरान अब आपको पता है कि नीचे sin की भी 1 डिग्री है और cos की भी 1 डिग्री है, अगर sin और cos की 1 डिग्री हो तो उन्हें हाफ एंगल में बदलते हैं, ये हमने इंटीग्रेशन में हां फॉर्म में सीखा था, आपको याद होगा, मैंने आपको टाइप 2 फॉर्म में बताया था कि जिस भी इंटीग्रेशन में अगर डिनोमिनेटर में sin और cos की डिग्री अगर 1 1 आ जाए तो हम उसे हाफ एंगल में बदलते हैं, तो हमने इसे हाफ एंगल में बदला, हाफ एंगल याद है ना, sin की जगह 1 नहीं 2 tan t by 2 1 plus tan square t by 2 और cos की जगह 1 minus tan square t by 2 1 plus tan square t by 2, याद आया, हां बस वैसे ही करेंगे, तो जैसे ऐसा करा हम लोगों ने अपनी तरफ से वैल्यू रखी इतनी और ये वाली वैल्यू उठा के यार दिखने में कितना भयानक हो गया, लेकिन सोचो ना एलसीएम तो यही बना ना, और ये एलसीएम ऊपर जाएगा और जैसे ही ऊपर जाएगा ऊपर 1 plus tan square t by 2 बन जाएगा, लेकिन इस 1 की जगह 1 plus tan square t by 2 आ जाएगा। अब जो कुछ भी हमारे पास में ये दोनों कैंसिल हो गए, फाइनली अगर देखा जाए तो 2 कॉमन आ जाएगा और ये ऐसा दिखेगा, 2 कॉमन आते ही यहां पे दिखेगा 1 और ये 2 को अपन बाहर ले लेते हैं, अब 1 plus tan t by 2 को कुछ u मान लेते हैं, ठीक है ना, तो हमारे को पता है कि ऐसा हो जाएगा 1 प्लस, जैसे ये अगर मैंने इसे u मान लिया तो ये ऊपर वाला जो है ना, मैं एक सेकंड ये बता भी देता हूं, 1 plus tan t by 2 को मैंने u माना तो इसका डिफरेंशिएशन sec square t by 2 और t by 2 का 1 by 2 भी आएगा, इज डॉट dt इज इक्वल टू du आएगा, सही भाई। तो हम क्या कर सकते हैं, इस 2 को आप 100 तो भेज दो, तो मैं sec square t by 2 की जगह 2du लिख दूंगा, तो मैं एक बार आपको दिखा दिया हूं, ठीक है, ऊपर दिख रहा है मुझे 2du अपॉन में 2 टाइम्स u और ये 2 कैंसिल हो गया, इसीलिए ln u आ गया। अब ln u, अब यहां पे बड़े ध्यान से समझना, ln u का मतलब हो जाएगा कितना, u की जगह मैं लिख रहा हूं 1 plus tan t by 2, ठीक है, 1 plus tan t by 2 इज इक्वल टू में कितना x plus c, माने फाइनली हमारे पास में देखा जाए तो हमारा आंसर बन रहा है ln 1 plus tan, यहां से बन जाएगा x plus y डिवाइड बाय 2 एंड दिस इज द फाइनल आंसर, राइट। तो अपन को क्या क्या किया, जैसे ही फंक्शन लीनियर फंक्शन दिखाया हम तुरंत दौड़ पड़ेंगे साहब ये लीनियर फंक्शन इसे t मानो और फिर dy by dx को रिमूव करके उसकी जगह dt by dx एंटर करा देंगे। बट चलिए देखो हमने एकदम टाइम पे फिनिश किया है, एक छोटा सा क्वेश्चन हमारे पास जरूर है बट वो रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल नहीं है, वो 30 सेकंड का क्वेश्चन और है, तो हमने बहुत अच्छे टाइम पे फिनिश कर लिया। आज का सेशन 2 सेशन हो चुके हैं आज आपके, है ना, सेशंस टोटल 6 सेशंस है, डिफरेंशियल इक्वेशन सेशन 2 भी कंप्लीट हो चुका है, आप समझ लीजिए, बस कुछ नहीं बचा है। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बताइए, है ना। तो ध्यान देने की मेन लर्निंग की बात क्या है, हमने 2 क्वेश्चन कराए, जब भी ये लीनियर हो ना तो इसमें x और y को तो आप अलग नहीं कर पाओगे, मान लो यहाँ पे sin आ गया ln आ गया कुछ भी आ गया, तो ax plus by plus c पूरे को t मान लो या सिर्फ इतने को भी t मानोगे तो भी बात बन जाएगी, है ना, इतने हिस्से को t मानो या पूरे को मानो t और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा हर बार, ठीक है। तो ये था हमारा आज का नया इंट्रोडक्शन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। अच्छा अब इस चैप्टर में थोड़ा सा हाई लेवल नेक्स्ट टाइम शुरू होगा, मैं आपको पहले ही बता दूं, नेक्स्ट टाइम रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल में 2 नई चीजें सीखेंगे हम, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल में 2 नई चीजें सीखेंगे, आप घर से पढ़ना चाहते हैं एक बार पहले थोड़ा सा देख लेंगे तो इजी रहेगा, पोलर सब्स्टिट्यूशन, है ना, और एक एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल, है ना। तो ये अगले टॉपिक मोस्ट लाइकली होने वाले हैं, पोलर सब्स्टिट्यूशन और डिफरेंशियल इसी के बाद आते हैं, है ना। तो इसमें भी 2 ही टाइप होती है, आसान है, ये एक इंटरेस्टिंग है, मतलब ऐसा नहीं है इसके बिना क्वेश्चन नहीं होते, बट अगर ये आता है तो इससे क्वेश्चन काफी आसान हो जाते हैं, इसमें थोड़ा सा याद करने का चीजें रहेंगी, है ना। तो ये भी वेरिएबल सेपरेबल का ही हिस्सा है और इससे मैं कहूंगा कि ये ना जेई एडवांस में ज्यादा इंपॉर्टेंट काम आता है, जेई एडवांस में ज्यादा काम आएगा ये सेकंड एग्जैक्ट डिफरेंशियल और पोलर सब्स्टिट्यूशन, बट कई बार इजी क्वेश्चंस मेंस में भी हम अज्यूम कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से चैप्टर का सबसे मुश्किल हिस्सा होने वाला है, बाकी तो ये क्वेश्चन बहुत चैप्टर बहुत आसान है, जैसा मैंने कहा था लास्ट के 2 मिनट में एक आधे मिनट का क्वेश्चन और करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो y डैश को लिखेंगे dy by dx इक्वल टू y plus 1, ये तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का है, तो बस आज का चैप्टर खत्म है, बस मैं लिख रहा हूं इसको dy by dx dy by y plus 1, फिर समरी करेंगे और एंड करेंगे सेशन, इक्वल टू dx ln y plus 1 इक्वल टू x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब है 0,1 x 0 y 1, अगर x को 0 y को 1 पुट किया तो ln 2 इक्वल टू c, तो c आ गया ln 2, है ना। तो पुट कर दो वापस से y, सॉरी वापस से पुट कर रहा हूं मैं, क्या बोल लिखा गया मेरे पास ln y plus 1 इक्वल टू x प्लस ln 2, ठीक है ना, साथ में लिखना है, साथ में ले लो, इसको आप लिख सकते हो ln y plus 1 by 2 इक्वल टू x या y plus 1 by 2 एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में लिख सकते हो e की पावर x, जिस भी फॉर्म में लिखना है। अच्छा y ln 2 चाहिए तो इस फॉर्म में लिख दो, बेहतर है ना, तो या ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अब ये इक्वेशन आ गई, हमें चाहिए जब x ln 2 है तो y कितना होगा, तो x को ln 2 पुट करते हैं ऊपर वाली इक्वेशन में, तो ln y plus 1 by 2 ये अंदर ही है इक्वल टू ln 2, ln से ln कैंसिल किया, y plus 1 इक्वल टू 4, है ना, और y इक्वल टू 3 आंसर आ गया, तो आंसर आ गया इसका 3, कोई डाउट है तो बताइए किसी। चलें आगे चलें। अच्छा एक और चीज यहाँ पर ध्यान देने की, यहाँ पे 2 आंसर हो सकते हैं, देखो यहाँ पर मॉड लगा हुआ है, मॉड ln 2 तो मॉड रहेगा, है ना, तो यहाँ पर मॉड y plus 1 अगर 4 होगा तो y एक तो 3 आंसर आएगा, एक तो आंसर आएगा 3 और एक और आंसर आएगा y plus 1 इक्वल टू -4, तो y इक्वल टू -5 भी आएगा एक आंसर, ठीक है, ये ध्यान रखना, -5 भी एक आंसर आएगा। तो इतना ही आज के लिए, आज हमने रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल पे इंट्रोडक्शन देखा, समरी में और कुछ नहीं है, बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, तो थैंक यू वर्मा, साधुचरण, माधव, कोमल, तिलक, एवरीवन, बाय बाय, मैं एंड कर रहा हूं सेशन, थैंक यू सो मच, है ना, बाय माधव, बाय साधुचरण, बाय एवरीवन, बाय कोमल।